हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज बाय सिद्धांत। आज की इस स्टोरी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जहां एक हनुमान जी के भक्त ने कैसे एक चुड़ैल को भगाया। तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पलट रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतना सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हिस्से पर घास फूस आदि ढके लगते थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियां आदि पर लंबे लंबे घास फूस का साम्राज्य बना हुआ था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिसमें से एक राम खिलावन थे जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम खिलावन ही वह व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खिलावन जी पास के ही एक गांव में रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई ना कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ शुरू हो जाते थे कि बाबू कल तो गजब ही हो गया था। रामदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक राम खिलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव गड़ा की बातें नहीं बना लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम खिलावन की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ हूँ करके उन पर ध्यान नहीं देता और उन्हें स्टोव पर चाय बनाने को कह देता। मतलब सब उनसे बचने की कोशिश करते थे, पर राम खिलावन की बातों को रामेश्वर बाबू ही बहुत सहजता से सुनते और पूरा ध्यान से सुनते हुए बीच बीच में हाँ हूँ करने के साथ कुछ सवाल भी पूछते। एक दिन की बात है, राम खिलावन जी कार्यालय थोड़ी जल्दी ही पहुंच गए और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रामेश्वर बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे अभी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे। राम खिलावन थोड़ा डरे सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहा पसीना को गमछे से पोंछ रहे थे। वे ज्यों ही कमरे से बाहर निकले त्यों ही कार्यालय के प्रांगण में उन्हें रमेश बाबू को अपनी साइकिल खड़े करते हुए देखा। वे दौड़कर रमेश बाबू के पास पहुंच गए और बिना जयरम्मी किए हुए हकला कर घबरा कर बोले, बाबू बाबू, कल रात को तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रामेश्वर बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किए। फिर एक कुर्सी पर राम खिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वही मेज पर रखा और एक गिलास पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ धोए। उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी का फोटो अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राम खिलावन जी से बोले, राम खिलावन जी, अब अपनी बात पूरी विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही राम खिलावन जी कहना शुरू किए, बाबू, कल मैं जब शाम को घर पर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया था। वह इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी कुछ गांव के ही गाय बकरी के चरवाहों की नज़र उस पर पड़ी। वे लोग स्थिति को भाप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही सोखा बाबा ने झाड़ फूंक की। उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला, पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई है। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं रामेश्वर बाबू?
रामखेलावन की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि वह हंसने लगे। रमेश बाबू की यह हालत देख के रामखेलावन जी तो और हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर उनको क्या हो गया, कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी रामखेलावन यही सब सोच रहे थे कि तभी रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले रामखेलावन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रामेश्वर बाबू पास ही के एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर रामखेलावन को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीस कर अपनी बहू को पिला दें और आप अभी घर चले जाएं। मैं कार्यालय का सारा कामकाज निपटा कर 1-2 घंटे में आपके घर पहुंचता हूं। रामखेलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्हें केवल एक बात खाई जा रही थी कि रामेश्वर बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए, पर कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं वे मजाक में इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदा कर मुझे नहीं दे दिए। पर रमेश बाबू ऐसा नहीं कर सकते, वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी बहुत सहजता से सुनते हैं और समय समय पर हर प्रकार से हमारी मदद भी करते हैं। ना, वो मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते रामखेलावन जी अपने घर पहुंच गए। अब घर के बाहर 10-15 गांव घर के लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर सोखा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। रामखेलावन जी को देखते ही सोखा बाबा बोल पड़े, रामखेलावन, यह चुड़ैल तो बहुत ढीठ है रे। रात को छोड़ तो दी थी, पर सुबह फिर आ गई। 2-3 घंटे मैंने कोशिश किया, पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी आंगन में नाच कूद कर रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा दी। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वह सब मैंने आजमा लिया। रामखेलावन जी सोखा बाबा के ही बगल में बैठते हुए अपनी बेटी को आवाज़ लगाए। उनकी बेटी घर से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर रामखेलावन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इसे पीस कर बहू को पिला दो, अगर ना नुकुर करे तो ज़बरदस्ती पिलाओ। इसके बाद रामखेलावन की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई तथा उन पत्तों को पीसकर अपनी भाभी को पिलाई। अरे यह क्या! एक घूंट के अंदर जाते ही रामखेलावन जी की बहू तो बहुत शांत हो गई। वही आंगन में एक तराई पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया था। रामखेलावन जी की लड़की दौड़ते हुए घर के बाहर निकली और रामखेलावन जी को देखते हुए बोली, बापू, भौजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही शांति से बैठ गई है। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब आश्चर्यचकित हो गए। आखिरकार जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा से बस में नहीं आई, वो 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित, ओझा, सोखा आदि ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने रामखेलावन जी की ओर देखते हुए कुछ बोले उससे पहले ही रामखेलावन जी ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिन देखे उस रमेश बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रमेश बाबू तो बहुत पहुँचे निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो रामखेलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे रामेश्वर बाबू की गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी रमेश बाबू की साइकिल वहां रुकी। रमेश बाबू को देखते ही रामखेलावन जी दौड़कर रामेश्वर बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रमेश बाबू, आपके पत्ते ने तो कमाल ही कर दिया। अब बहू काफ़ी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी है। रमेश बाबू के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश बाबू की जयरम्मी करने लगे। रमेश बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश बाबू ने रामखेलावन जी की बहू को घर के बाहर बुलाया। वह काफ़ी शांत थी, पर रमेश बाबू को लगा कि अभी भी वह चुड़ैल यहीं है और पत्ते का असर खत्म होने के बाद फिर इसे जकड़ लेगी।
रमेश बाबू ने रामखेलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे यह क्या? रामखेलावन जी की बहू घबरा कर बोल उठी। मैं अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल का इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर रामखेलावन जी की काफ़ी हिम्मत बढ़ गई। वे बोल पड़े, रमेश बाबू इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल रामखेलावन जी की ओर ध्यान ना देते हुए रमेश बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रामेश्वर बाबू काफ़ी गंभीर लग रहे थे। वे रामखेलावन जी की बहू को और गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी हो? इस पर वह चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ, मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय मैं लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश की। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इस घने जंगल में पहुँच गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई और पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगली जानवर की शिकार ना हो जाऊं। इसीलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग ज़रूर खोजने आएंगे मुझे, और अगर नहीं आए तो मैं दिन में ही अपना रास्ता खोज लूँगी। पर वह रात शायद मेरी जीवन की समाप्ति की रात थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ गया और उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। अनेकों पेड़ की डालियां तेज हवा से डरावने रूप से हिलने लगी थी। मुझे देखते ही वह जोरदार ढंग से अट्टहास किया और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि यहाँ मेरा निवास है? मैं कुछ ज़रूरी काम से जंगल से बाहर क्या गया था? तूने तो मेरे बसेरे पर ही कब्जा कर लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह मेरे तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान। मेरी बातों को सुनकर तो वह और ज़ोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि मुझे एक संगिनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा। जल्दी बोल, क्या करेगी? मरेगी या मेरे साथ रहेगी? मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाए। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे कहाँ पता था कि यह सहमति मुझ पर ही भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद रामखेलावन की बहू पर सवार वह चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। रमेश बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसे पीने को दे दिए। 2-4 घूंट पीने के बाद उसने फिर कहना शुरू किया। मेरी सहमति के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। पर यह क्या, अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे कि उस जंगल में भूचाल आ गया हो। एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया। कितने पेड़ का पत्ता नहीं, कितनी डालियां टूटकर धरती पर पड़ गई। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थित हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहास करके तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फांद रहे थे, तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी न्योता देना ज़रूरी है। अरे यह क्या, अब तो मेरी शामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया था, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक एक प्रेतनी वहाँ प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोली रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी कैसे करेगा? कतई नहीं, कतई नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और ज़मीन पर गिरते ही मेरी मौत हो गई। इतना कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी थी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गाँव वालों को नहीं कभी परेशान करेगी। बोल,
चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक छोटी सी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती है। आप उन सब से इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? उस चुड़ैल की इस बात को सुनते ही रमेश बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तू तो बकस इन लोगों को, बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वह तू मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद रमेश बाबू ने लोगों को अब कभी ना पकड़ने की बात उस चुड़ैल को 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो इसी के साथ यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप हमारे साथ अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं कि हम इस पे और क्या सुधार करें। तो अगर आप हमारे साथ कहानी भी शेयर करना चाहें तो siddhantpande4646@gmail.com पे आप कहानी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी बेहद दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।